जिंदा रहे होते तो कहानी इस देश की कुछ। अब क्या, जो लोग रह गए बाबा साहब के साथ उन्हीं को लेकर चलना पड़ा उन्हें मजबूरी में। और उधर गांधी जी को लगा दिया ओबीसी की जो जातियां, खासकर जो किसान जातियां खेती बाड़ी का काम करती है, तो बोले तुम एक अछूत को अपना नेता मानोगे, तुम इसके नेतृत्व में जाओ। और धीरे धीरे करके उन्होंने आंदोलन किसानों के शुरू किए। कांग्रेस ने 1917, 1918, 1921 खेड़ा का, चंपारण बगल में नहीं था। तो सारी जो किसान जातियां थी ओबीसी की, धीरे धीरे जो कांग्रेस के विरोध में थी, फूले और साहू के नेतृत्व में, वो धीरे धीरे कहाँ चली गई, विरोध करते करते कांग्रेस में चली गई। और उन्होंने बोला हमें नहीं चाहिए रिजर्वेशन, क्योंकि अगर हमने रिजर्वेशन ले लिया तो हमारा दर्जा भी अछूत और आदिवासियों के बराबर हो जाए। बाबा साहब ने बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनकी बात सुनी। फिर 1940-46 में जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में चुन के गए और ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन जब बनाया गया, तब कुछ ओबीसी समुदाय के लोगों को होश आया कि रिजर्वेशन सिखों को मिल गया, मुसलमानों को मिल गया, हिंदू अपर कास्ट को मिल गया, शेड्यूल कास्ट को मिल गया, शेड्यूल ट्राइब्स को मिल गया, क्रिश्चियन को मिल गया, हमारा क्या होगा, हमारा माई बाप कौन, हम जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे। और रिजर्वेशन आपको छोटी मोटी चीज नहीं है, जिंदगी में आगे बढ़ने का प्रतिनिधित्व का मसला है ये। और जो जातियां इसके दायरे से बाहर रही, आज उनको आप समझते हैं उनको बैकवर्ड क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो सामाजिक रूप से भी बैकवर्ड है और शैक्षणिक रूप से भी बैकवर्ड है। और जो सबसे ज्यादा बैकवर्ड थे वो 1 नंबर पे पहुंच गए। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन आज की डेट में पता है इस देश में, मालूम है आपको? ऑन रिकॉर्ड शेड्यूल कास्ट। और शेड्यूल कास्ट की भी 6 जातियां हैं पूरे देश भर में, जो ब्राह्मणों से भी आगे। किसकी वजह से? उन्होंने ये आंदोलन को, फूले को, साहू को, अम्बेडकर को, पेरियार को अपना गुरु माना और उनके बताए रास्ते पे क्या हुआ, चलना शुरू किया। तो ये बात जब अधूरी छूट गई तो बाबा साहब अम्बेडकर को मद्रास बुलाया था वहाँ के लोगों ने, ठीक है। उस समय पेरियार रामास्वामी भी आंदोलन चला रहे थे, तो उन्होंने बोला हमारे लिए भी कुछ करो। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा भाई मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, मैं तो तुमको इतने दिन से समझाते आ रहा हूँ, तुमको बात समझ में आती नहीं। मेरे हाथ तो 1935 का जो दूसरा संविधान है उसे बंधे हुए हैं, मैं क्या करूँ, कैसे खोलूँ अपने हाथों को, ठीक है। सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन बना 1935 में, लेकिन उन्होंने कहा फिर भी मैं कुछ कोशिश करूंगा, फिर भी क्या करूंगा, मैं कुछ कोशिश करूंगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, 1946 और 48 में 2 किताबें लिखी, ठीक है। कब? 1946 में। और इन किताबों को मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ आपको किताबें ज्ञान लेके कुछ पढ़ना है, कुछ समझना जरूरी है, उससे जो मुझे समझ में आ रहा है। 1946 में उन्होंने लिखी एक किताब, हु वर शूद्रास। हु वर शूद्रास, शूद्र मीन्स जो ओबीसी कौन है। अगर आप उसका पहले 4-5 पन्ने उठा के पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ओबीसी है कौन। तो नटसेल में मैं बता देता हूँ, बाबा साहब ने जो कहा है कि ओबीसी जो शूद्राज आर ओरिजिनल क्षत्रियास, शूद्राज आर ओरिजिनली क्षत्रियास। क्या है? शूद्र जो है वो ओरिजिनली क्या है, क्षत्रिय है। कौन से क्षत्रिय है? 2 तरह के क्षत्रिय होते हैं, चंद्रवंशी और सूर्यवंशी। तो उन्होंने कहा कि शूद्राज आर सूर्यवंशी क्षत्रियास, बट दे हैव बीन डिक्लेयर्ड एज शूद्राज। व्हाई? क्यों? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों का, उनकी संस्कृति का क्या किया, विरोध किया। विरोध ही नहीं किया, उनको यातनाएं दी, उनको पनिशमेंट दिया, उनके ऊपर क्या किए, बहुत घोर अन्याय अत्याचार किए। इसलिए ब्राह्मणों ने बदले में उनका उपनयन संस्कार, उनके संस्कार करने क्या कर दिए, बंद कर दिए। इसका मतलब उनका, क्षत्रियों का, ओबीसी का और ब्राह्मणों का क्या है, सांस्कृतिक संघर्ष है, वैचारिक संघर्ष। इसलिए उनको क्या कर दिया, ब्राह्मणों ने 4थी कैटेगरी में डाल दिया। इससे एक तो बात समझ आती कि उनकी कल्चर में इनकी में मेल नहीं खाता। और आपको पता है ज्यादातर क्षत्रिय जातियों के लोग क्या बोलते हैं, हम क्या है भाई, ओबीसी की क्या बोलते हैं, हम क्षत्रिय हैं। वो क्षत्रिय गलत नहीं बोलते, उनकी रूट है, लेकिन क्या किया उन्होंने, सरेंडर पहले नहीं किया था, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, उनके सामने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया।
उनकी बात ज़्यादा सुनते हैं, आपकी बात कम सुनते हैं। क्यों? क्योंकि जिस समय हमने आंदोलन शुरू किया लगभग उसी समय एक समुदाय और है इस देश में जिसने आंदोलन शुरू किया, वो है ब्राह्मण समुदाय। इस देश में दो अछूत समुदाय समझे जाते थे, ब्राह्मण और एक शेड्यूल कास्ट। कोई भी इनके पास, दोनों के पास रहना, उठना बैठना पसंद नहीं करता था, लेकिन दोनों ने आंदोलन चला, उन्होंने आंदोलन तेजी से लाया, अपनी स्वीकारता सबके बीच में, किसी के पास ही उठते, किसी के पास ही बैठते, किसी के पास ही खाते, है ना। वो अछूत से लेके और ऊपर तक सबके साथ खा लेता है, बैठ लेता है, उठ लेता है, सुन लेता है। इसका मतलब उसकी सब जगह पहुंच है। हमारी पहुंच है क्या सब जगह? सबसे बड़ी जो बुद्धिमानी है हमारी, वो ये है कि इस पहुंच को, इस स्पेक्ट्रम को बढ़ाएं कैसे, है या नहीं है? अपनी स्वीकार्यता कैसे करवाएं दूसरों, और उसका एक ही रास्ता है, वो है क्रैक होना। कांसीराम साहब को बहुत लोगों ने स्वीकार किया कि नहीं किया? उन्होंने अपने जीते जी 600 जातियों को जोड़ा। कितनी जातियों को? 600। इसका मतलब 600 जातियां उनको क्या मानती थी? अपना नेता मानती थी। कैसे जोड़ा उन्होंने? उन्होंने 600 जातियों में से लोग पैदा किए, नेतृत्व पैदा किया। किसी के साथ क्या नहीं किया? बेईमानी नहीं की। जो मुंह से कहा वही कहा, रखा दिल में रखा। उन्होंने कहा सबको भागीदारी देंगे, भागीदारी देंगे, भागीदारी दी है। एक फ्रांस के एक राजनीतिक विज्ञानी है क्रिस्टोफर जेफर, उन्होंने एक किताब लिखी है, इंडिया साइलेंट रेवोल्यूशन, भारत की शांति में शांतिपूर्ण क्रांति। उसमें बहुत सारे आंकड़े दिए उन्होंने कि जो संगठन बनाया वामसेफ का, बीएसपी का, उसमें जो वो कहते थे बहुजन समाज, तो उन सबको प्रतिनिधित्व दिया या नहीं दिया? दिया। हर पद पे ऊपर से लेकर नीचे तक, चाहे वामसेफ हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे बीजेपी हो। तो उससे पता चलता है कि हम जिम्मेदार, क्रेडिबल आदमी है कि जो कहते हैं वैसा करते हैं। बहन जी ने भी यही किया, सरकार रही अपनी, सभी समुदायों को क्या किया? अपनी सरकार में प्रतिनिधित्व दिया, मिनिस्टर बनाए, चेयरमैन बनाए, एमपी बनाए, एमएलए बनाए। हाँ या ना? सिर्फ उन्होंने बोला नहीं जबान से, लेकिन हम में से कुछ लोग क्या करते हैं? उसको किसी खास जाति से जोड़ देते हैं, यही गड़बड़ हो जाती है। हाँ या ना? अपने कास्ट का जो प्राइड है ना, ये जो हमें विरासत में मिला है दूसरों से, हम भी क्या करते हैं? उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं। और अगर आप अपनी जाति के नाम पे चिल्लाने लगो तो दूसरे चुपचाप वहां से निकल जाते, कट जाते। भाई इनका अपना जाति का कार्यक्रम है, क्या करो, छोड़ो, हमारी कोई जगह यहाँ पर। हमें इस बात से बहुत बचने की जरूरत है अगर हम इस काम को अंजाम देना चाहते हैं तो। और मैं कह रहा हूँ इसीलिए नहीं, इन जिन महापुरुषों का मैंने नाम लिखा है ना बोर्ड पे, उनके जीवन को समझिए आप। तो उन्होंने जो कहा ना वैसा उन्होंने किया, इसलिए लोगों ने स्वीकार किया उनको। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो हमारी तरह स्वीकार नहीं करते लोग। इस बात को समझना, जान लेना, गांठ बांधना बहुत जरूरी है। और कांसीराम साहब कहते थे इस काम में वामसेफ के लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण। क्यों महत्वपूर्ण है? उसका एक कारण है, उसका एक मनोविज्ञान है। जैसे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, तो आप क्या सोचते हैं? भाई प्रोफेसर आदमी, इसको क्या लेना देना? हाँ है ना? मेरी बात को क्या लेंगे? थोड़ा सीरियसली ले रहे होंगे आप लोग, थोड़ा ज़्यादा नहीं, मुझे पता ज़्यादा नहीं ले रहे, थोड़ा सा सीरियसली ले रहे होंगे। यही आदमी, एक राजनीतिक आदमी आ जाए यहाँ खड़ा हो जाए, तो आपका भाव बदल जाएगा उसके प्रति। वो कितनी सच्ची भावना से आए, कितना ही दिल तोड़ के बताए, लेकिन आपको लगता है यार ये राजनीतिक आदमी, इसका कुछ स्वार्थ जड़ा हुआ है, चुनाव लड़ना है, ऐसा कुछ बनना है, इसलिए ये इतनी बात। मैं अगर आपसे कहूँ तो मेरे साथ ऐसा मत नहीं, ना मुझे चुनाव लड़ना, ना मुझे एमएलए बनना, ना मुझे एमपी बनना, कुछ नहीं बनना मुझे, तो लोग बोलेंगे इसको तो कुछ लेना देना। तो वो बात क्या होती, ज्यादा सत्य। इसलिए उन्होंने बहुत गहरे मनोविज्ञान का विश्लेषण करने के बाद इस काम में क्या किया? कर्मचारी अधिकारी को लगाया। उसके कोई टीचर आके बात करे यार कितने अच्छे मास्टर जी हैं, कितनी बढ़िया बात बताते हैं यार, कितने सज्जन पुरुष हैं, उसकी बात को क्या करते हैं? पालन करते हैं। एक तो ये, दूसरा हुआ ये, मैंने आपसे कहा था कि ये जो वामसेफ बनने की परिस्थितियां पैदा कैसे हुई, क्योंकि ये जो आंदोलन चला 1848 से लेके और 1966 तक, उसका परिणाम था उसने क्या किया? कुछ एलीट
इंटेलेक्चुअल पैदा किए, पढ़ लिख गए, नौकरियों में गए, अधिकारी हो गए, कर्मचारी हो गए, शिक्षक हो गए, कोई पीएचडी करने लगा, तो क्या वो एक छोटा सा बौद्धिक वर्ग पैदा किया उसने। और बगैर बौद्धिक वर्ग के कोई आंदोलन आगे नहीं बढ़ सकता। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि बौद्धिक वर्ग एक छोटा सा वर्ग होता है, लेकिन उस समाज की क्या होता है, आँख कान और नाक होता है। वो जिधर जाता है समाज उधर चलता है। पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, कर्मचारी लोग, अधिकारी लोग जिस दिशा में जाते समाज उधर जाता है ना। अभी क्या हुआ, हमारे पढ़े लिखे कर्मचारी अधिकारी लोग संविधान बचाने चले गए, समाज गया कि नहीं गया उनके पीछे? भले ही झूठ उनको पता नहीं है, झूठ मूठ में गया, लेकिन उन्हें यह पढ़े लिखे लोग कहने बात सही है ये। अब ये बात अलग है कि उन पढ़े लिखे लोगों को उतनी समझ नहीं, और आप बुरा तो न मानना, मैं भी शामिल हूँ उसमें। मेरा अनुभव यह है जिंदगी का कि पढ़े लिखे लोग कम समझदार होते हैं। पढ़े लिखे लोग क्या होते हैं, कम समझदार होते हैं। अनुभवी लोग ज्यादा समझदार होते हैं, क्योंकि जो अनुभव होता है ना वो ऑथेंटिक होता है। मैंने देखा है ये जो आंदोलन में हमें भी जो बचाया हुआ है ना, किसने बचाया हुआ है? जिसको 2 वक्त की रोटी नहीं होती ना खाने की, वो रैलियों में जाता है, वो गाड़ियों में भर भर के 2-2, 3-3 दिन की यात्रा करता। मैं दिल्ली में रहता था, छोटा था, देखता था लोग पूरे देश भर से आते थे। हर 6 महीने में रैली होती थी लाल किले के पीछे, फिर बाद में लखनऊ में होने लगी। तो क्या करते थे, मैंने देखा है, कर्नाटक जाता था मैं, लोग क्या करते, रोटी सुखा लेते थे, क्योंकि उनके पास साधन सब्जी का नहीं होता। उसमें मिर्च मसाला डाल लेते आटे में और रोटी बना के सुखा लेते उसको, और वो सूखी रोटियां बांध के ले जाते ताकि खराब नहीं हो। हफ्ते हफ्ते भर की यात्रा करते, मैंने खुद देखा बैठ के साथ में, वो पानी में भिगो भिगो के क्या करते उसको खाते थे। किसके लिए लड़ते? हमारे जैसे लोगों के लिए, जो बड़े ओहदों में बैठे हुए हैं, और जो बड़े ओहदों में बैठे हुए अपनी दीवारों से बाहर झांकने को राजी नहीं। इस आंदोलन को बढ़ाने में, हमारे जीवन को आगे गति देने में उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। उनका पैसे से भी ज्यादा योगदान है और समय से भी ज्यादा योगदान है। आपसे पैसे मांगने जाओ जरा चंदे के लिए, तो एक बड़ा अधिकारी 10 बार घुमाता है, 1000 रुपये निकाल के देगा। एक छोटे कर्मचारी के पास चले जाओ, 500 का पत्ता दे देता। मान लो मेरी तनख्वाह 2 लाख रुपए में 10,000 रुपये दूं तो कितना % हुआ? और एक आदमी की तनख्वाह 5,500 रुपये देता है, कहना ले जाओ बाबू जी, आप चलो, आप काम को बढ़ाओ। कितना फर्क है नहीं? तो चुनौती हमारे सामने, कम समझदार हैं, उनको लगाव कम है क्योंकि उनको जरूरत कम। इस बात को हमें समझने की जरूरत है, और उन्होंने एक और फॉर्मूला दिया जिसको समझने की जरूरत है। शायद हो सकता है बात समझ में आया आपको। एक फॉर्मूला तो क्रैक का दिया उन्होंने, दूसरा फॉर्मूला उन्होंने दिया, भाई इसे मिटा देना जरा,